हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में मैं आप लोगों का सौरभ खरकवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स स्टार्ट की और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर आप लोग भी चाहते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ना, आप लोगों को ऑफलाइन नोट्स चाहिए, वीडियोस तो मैं रेगुलर डाल ही रहा हूँ, तो आप लोग मेरे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ मैं रेगुलर वीडियोस का लिंक भेजता हूँ। उसके साथ साथ जो वीडियो मैंने पढ़ाई होती है उसका प्रॉपर ऑफलाइन नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। बाकी मेरे नंबर से अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं, आपको जब भी कोई डाउट रहेगा तो मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हमारी जो वीडियो है रेगुलर 6 बजे आती है। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो ना, हमने इस चैप्टर में चार्ज पढ़ लिया है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है डिटेल में, कूलम फोर्स पढ़ा है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाइए, पहली प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहाँ आप लोगों को ये सारे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे परमिटिविटी के बारे में कि परमिटिविटी होती क्या है। और साथ में आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आप लोग नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो करते हैं फिर स्टार्ट। मतलब आई होप मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको इससे पहले के टॉपिक आते होंगे, नहीं आते तो आप प्लीज उनको जाके देख जरूर लेना, ठीक है ना। तो परमिटिविटी होता क्या है, देखो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जब भी दो पॉइंट चार्ज, ध्यान सुनना, Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। जब भी दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, ठीक है, तब इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है, कूलम ने बोला था इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितनी होती है r², ठीक है। अब इसमें जो आपका जो टर्म आया था ये आपका एप्सिलॉन नॉट ना, नॉट या जीरो बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो। तो किसी भी चीज के नीचे नॉट या जीरो लगा होता है तो वो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वो जो एप्सिलॉन नॉट था इसी को हम बोलते थे बच्चों परमिटिविटी, PERMITTIVITY ऑफ। अब नॉट लगाए तो क्या बोलेंगे फिर, वैक्यूम बोलेंगे या फिर फ्री स्पेस बोलेंगे। समझ में आ गया ना। तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी हम लोगों ने याद करी थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आ रहा है ना। और यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट होती थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैरेड पर मीटर। तो ये होती थी हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब आपसे कोई बोलेगा कि ये जो परमिटिविटी आपने इस टर्म को बोला ना, ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या डिस्क्राइब करने का काम करती है, या इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, वैक्यूम के केस में मैंने बोला इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपके मान लो Q1 और Q2 चार्ज आपके फिक्स हैं, कांस्टेंट है, ठीक है ना। मतलब आपको Q1 पता है, आपको Q2 पता है और इनके बीच की डिस्टेंस आपको R पता है। तो ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है। अब मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में अभी वैक्यूम है, तो जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, ध्यान सुनना, तो उस समय इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जब वैक्यूम था, मान लो 100 आ गया, कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। अब मैंने ना दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम बदल दिया। मान लो अगर मैं दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम बदल दूं, ठीक है ना, तो मीडियम जैसे ही मैं बदलूंगा वैक्यूम के बदले कोई दूसरा मीडियम लेके आ गया। अब हो सकता है कि आप वाटर लेके आओ, हो सकता है कि आप लोग वुड लेके आओ, हो सकता है कि आप लोग रबर लेके आओ, आप जो भी करो, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम बदलोगे। तो जैसे ही आप दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम बदलोगे तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है ना, अब F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन इसलिए होगा क्योंकि हमने नॉट वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है, अब हमने वैक्यूम हटा दिया है। तो अभी जो आपका ये एप्सिलॉन होगा ना, एप्सिलॉन नॉट नहीं, अब एप्सिलॉन होगा यहां, ठीक है। तो इसको ना बच्चों अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो याद रखना, अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम हटा के कोई दूसरा मीडियम लेके आते हो, मीडियम मतलब वाटर ला सकते हो, मीडियम मतलब वुड रख सकते हो इनके बीच में,
रबर रख सकते हो, मतलब जो भी आप रखोगे इनके बीच में, अगर आपने कोई मीडियम रख दिया तो आपका कुलम फोर्स ना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये मीडियम के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? मीडियम के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ और, जो एप्सिलॉन है उस समय बोलेंगे इसको परमिटिविटी ऑफ क्या, वैक्यूम ना बोलते हुए इसको बोलेंगे मीडियम बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसी परमिटिविटी को डिफाइन करना है, तो ध्यान से देखना है बच्चों। तो आपका जो फॉर्मूला है ना F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो इसमें आपने Q1 आपने ले रखा है चार्ज, Q2 आपने लिया है और इनके बीच की डिस्टेंस आपने ली है। तो देखो ये चीज़ तो आपकी कहीं ना कहीं फिक्स है, मतलब कि कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि आपको अभी पता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी कांस्टेंट है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, तो ये वाली चीज़ भी आपकी क्या हो गई? फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा फोर्स है ना बच्चों F, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जैसे जैसे अगर मैं मीडियम बदलूंगा, मान लो मेरा मीडियम मैंने ले लिया वाटर, क्या ले लिया? वाटर। तो मीडियम जब मेरा वाटर है तो एप्सिलॉन क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ वाटर होगा, तो एप्सिलॉन बदल जाएगा तो F बदल जाएगा। अब मीडियम को मैं वाटर के बदले ले लेता हूं वुड, क्या ले लेता हूं? वुड। तो जैसे ही वुड लूंगा तो एप्सिलॉन बदल जाएगा तो फोर्स बदल जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन आपका मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मीडियम बदलेगा आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन बदलेगी, और एप्सिलॉन बदलेगी तो आपका F बदलेगा। तो एक्चुअल में डेफिनेशन सुनना भी परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी दो चार्जेस के बीच के मीडियम की, क्या बोला मैंने? परमिटिविटी जो है आपका एप्सिलॉन एक्चुअल में ये है क्या? दो चार्जेस के बीच के मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टी में चेंज करने की वजह से, या जिस प्रॉपर्टी की वजह से दो चार्जेस पे लगने वाला फोर्स क्या हम कर रहे हैं? डिफाइन कर पा रहे हैं। देखो ना, क्योंकि मैंने बोला मीडियम बदलेगा, एप्सिलॉन बदलेगा, और एप्सिलॉन बदलेगा तो F बदलेगा। तो कहीं ना कहीं दो चार्जेस के बीच के मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम दो चार्जेस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी। तो डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन द मीडियम। तो दो चार्जेस के बीच के मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स को हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि मीडियम बदल रहा है, एप्सिलॉन बदल रहा है, एप्सिलॉन बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है ना। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी मैं आपको लोग इधर लिखा है मैंने कि एप्सिलॉन क्या बोलता है पता है? कभी कभी तो लगता है कि अपुनिच भगवान है। क्यों? क्योंकि Q1 Q2 पता है आपको, R पता है, सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हो? मीडियम बदल रहे हो, उससे एप्सिलॉन बदल रहा है, और फिर एप्सिलॉन को लग रहा है कि अपुनिच भगवान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छुआ गिर गवा है। अच्छा, तो परमिटिविटी की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई, वही डेफिनेशन दोबारा से लिखी हुई है ये, ठीक है ना। अब बात यह है कि इसका कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लो जब दो चार्जेस के बीच में ना, चार्ज वही है, चार्ज को नहीं बदलना है, ये चार्ज Q1 है आपका, ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है ना। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम होता है, तो मैंने देखा, मान लो जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, तब मैंने देखा मेरा फोर्स आ रहा है 1 न्यूटन। मान लो कितना आया? 1 न्यूटन, जब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम था। VAC मतलब वैक्यूम। अब जैसे ही मैंने दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम मतलब वैक्यूम को हटा के इनके बीच में वाटर भर दिया, तो जैसे ही मैंने वाटर भरा तो मैं एक्सपेरिमेंटली क्या देखता हूं कि वैक्यूम के बदले जैसे दोनों चार्जेस के बीच में वाटर भेजता हूं, तो मेरा जो फोर्स है ना 1 आ रहा था, 1/80 आ रहा है। कितना आ रहा है? क्यों आया होगा बताओ? ये फोर्स बदला क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आपने वैक्यूम से वाटर किया, जैसे ही आपने इनके बीच का वैक्यूम हटा के आपने वाटर किया, तो बीच का जो मीडियम है ना वो बदल गया। अब वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है, और मीडियम बदलने से आपका एप्सिलॉन में चेंज आया होगा, इस वजह से हमारा फोर्स बदला होगा। तो एक एग्जांपल क्या लिखा है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लोकेटेड सम डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जब वो कुछ डिस्टेंस पे दूर है, इज अबाउट 1/80 टाइम्स व्हेन द सेम चार्ज आर सिचुएटेड इन द सेम डिस्टेंस इन एयर। 1/80 टाइम्स इन वाटर लिखना था, इन वाटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब दो चार्ज जिनकी डिस्टेंस फिक्स है, इनके बीच में जब वैक्यूम था, तो फोर्स अगर 1 न्यूटन आ रहा है, तो जैसे इनके बीच का मीडियम बदल के आप वाटर कर दोगे, तो ये जो फोर्स है 1 से कितना हो जा रहा है? 1/80 टाइम चेंज हो जा रहा है। समझ में आया ना?
तो ये एक इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है। थोड़ा ये मिसप्रिंट हो रखा है, तो आप लोगों को जब मैं नोट्स दूंगा ना, वो जो नंबर पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट करोगे तो आप लोगों को डेफिनेशन एकदम क्लियर मिलेगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी की वजह से दो चार्जेस पे लगने वाला फोर्स बदल सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि एयर या वैक्यूम के बदले आप सीधे वाटर कर दे रहे हो, तो फोर्स जहां आपका 1 न्यूटन आ रहा था वो 1/80 न्यूटन आ जाएगा, 1/80 टाइम्स चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये x आ रहा है तो फिर x/80 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अगला टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये जो आपका टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन r से दिखाते हैं। अब देखो ना, परमिटिविटी समझ में आया ना आपको। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, अगर आपने किसी मीडियम की परमिटिविटी दिखानी है तो, हाँ। और अगर आपने वैक्यूम की परमिटिविटी दिखानी है तो वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। ये तो हमें याद रहता है, लेकिन मीडियम तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो मीडियम की परमिटिविटी कभी हम याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक्चुअल में ना जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये होता क्या है सुनो। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम दिखाते हैं बच्चों एप्सिलॉन r से। किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन r से। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो या तो रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन r से दिखाओ, अगर आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हो तो आप इसको कैपिटल K से दिखाओगे, ठीक है ना। अब ये होता क्या, देखो किसी भी चीज के आगे अगर रिलेटिव लिखा है ना, रिलेटिव मतलब होते हैं रिश्तेदार। और रिश्तेदार क्या होते हैं? रिश्तेदार क्या होता है बताओ? अच्छे होते हैं या बेकार होते हैं? अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे रिश्तेदार अच्छे होते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि रिश्तेदार अच्छे होते हो, बट रिश्तेदार ना, रिश्तेदार की असली परख आप लोगों को तब होगी जब आप अभी 12th के एग्जाम दोगे ना, तो आपके रिजल्ट से पहले आपके रिश्तेदार आपके घर वालों को कॉल करेंगे, बोलेंगे यार तुम्हारे मार्क्स कितने आए, और रिश्तेदार को पता होगा आपकी इतनी परसेंट आई है, फिर भी आपके रिश्तेदार बोलेंगे बेटा कितनी परसेंट आई। और रिश्तेदार को यह भी पता होगा कि आपके फिजिक्स में मान लो अच्छे नंबर आए, केमिस्ट्री में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो रिश्तेदार बोलेंगे बेटा केमिस्ट्री में कितने नंबर आए। और अगर मान लो आपकी 90% आ गई ना, तो रिश्तेदार ऐसे बंदे को ढूंढ के लाएंगे, कहेंगे वो बगल में शर्मा जी के लड़के की, पांडे जी के लड़के की तो 94% आई है, तुम्हारे लड़के की 4% कम कैसे आ गई। रिश्तेदार अच्छे होते हैं, बिल्कुल बुरे नहीं होते। तो रिश्तेदार कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। अब आपका कंपैरिजन किससे करते हैं? आपसे अच्छे वाले का कंपैरिजन करते हैं, है ना। जो आपसे ऊपर होता है उससे आपको कंपेयर कर रहे होते हैं। आप भी तो करते हो कंपैरिजन। मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो आपके 60 मार्क्स आए, तो आप बोलते हो यार मेरी तो 60 मार्क्स आ रहा है 100 से। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, जो एक्सट्रीम में बैठा हुआ है 100, उससे कंपैरिजन कर रहे हो। अब परसेंटेज निकाल रहे होते हो, 100 में से आप बोलते हो कि मेरी तो 80% आई, 20% कम है, तो आप कंपैरिजन तो कर रहे हो ना। तो इसलिए रिश्तेदार को रिलेटिव जो टर्म आया ना, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार वो होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं। और पता है रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। रिश्तेदार है ना, ये क्या करेंगे, इनकी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है। समझ में आया ना। तो अब होता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी अब पढ़ना है तो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, रिश्तेदार है ना, लेके चलना पड़ता है सबको, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, एक्चुअल में ये होता क्या है सुनना। जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, ये होता है बच्चों किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, मतलब आपके कितने मार्क्स आए। मीडियम मतलब यार देखो ना, अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, रबर हो सकता है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और किसका, वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है बच्चों, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या फिर इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहते हैं। क्या होगा फिर बताओ? मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन और वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है बच्चों, यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। ये क्या है बताओ? ये है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हाँ मीडियम। और ये क्या होगा आपका? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, शॉर्ट में तो आ गया ना आपको कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर रिलेटिव। एप्सिलॉन के नीचे आर लगाए, आर मतलब रिलेटिव, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, वो सीखते हैं। देखो कैसे रिलेटिव परमिटिविटी और के लिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो डेफिनेशन है वो कैसे आती है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है ना।
ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R, ठीक है ना। अब जब ये दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो फॉर वैक्यूम लिख लेता हूं। हाँ, तो जैसे जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो बताओ F बॉटम में VAC लिख दूं, तो F वैक्यूम इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 1/4 पाई, वैक्यूम के लिए क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा, R²। जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो F वैक्यूम इतना आएगा। अब मान लो जरूरी थोड़ी है कि दोनों चार्जेस के बीच में हमेशा वैक्यूम रहे, जरूरी है कि हर बच्चा 100 में से 100 मार्क्स लाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मान लो दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हटा के कोई मीडियम है, कोई मीडियम रख लेता हूं, ठीक है ना, तो फॉर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ठीक है ना। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम हो तो ये F वैक्यूम, VAC मतलब वैक्यूम, तो अब आ जाएगा F वैक्यूम के बदले मीडियम। तो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, 1/4 पाई, सिर्फ वैक्यूम के लिए नॉट आता है, मीडियम के लिए खाली एप्सिलॉन आता है। हाँ, और साथ में क्या आ जाएगा आपका, चार्ज तो वही है ना, सिर्फ मीडियम बदला है, अपॉन R²। इसको इक्वेशन 2। एक काम करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। ये मीडियम जब दोनों था तब लगने वाला फोर्स है, जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तब लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगी, राइट साइड से राइट साइड, तो ये आ जाएगा F मीडियम अपॉन, इसका लेफ्ट साइड कितना है बताओ, F वैक्यूम, इक्वल टू राइट साइड से राइट साइड डिवाइड होगी ना, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। इतना अपॉन इतना करना पड़ेगा, अपॉन में कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब जो कैंसिल होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं भैया, कैंसिल कर देते हैं। जैसे ध्यान से देखना बच्चों, Q1 Q2 से Q1 Q2 कटप्पा हो जाएगा, R² से R² कटप्पा हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कटप्पा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा फिर बताओ, F मीडियम अपॉन F वैक्यूम इक्वल टू आ जाएगा, देख 1/एप्सिलॉन बचेगा इधर, और नीचे बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। क्या चीज़ें आनी चाहिए, देखो जो सबसे नीचे वाली चीज़ होती है ये इधर मल्टीप्लाई होती है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों अब हमारे पास जो बचने वाली है चीज़ ये आ गया फिर आपका F मीडियम अपॉन F वैक्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन, ये ऊपर चले गया। समझ में आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। अब मेरा को पता है, अभी बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होती है, तो दोनों को पलट दो, उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक जैसा काम दोनों जगह करोगे तो यह आ जाएगा आपका F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, इधर पलटा तो इधर भी तो पलटोगे ना, तो इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, आया ना। तो बच्चों इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये और लिखा है। हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोला मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आएगा बताओ, दैट इज जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसको क्या बोलेंगे बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 2 फॉर्मूले आए, या तो K से दिखाओगे या फिर किससे दिखाओगे इसको, एप्सिलॉन आर से। क्या होता है बताओ, ये होता है 2 चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम है तब लगने वाला फोर्स अपॉन F मीडियम, जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम होगा, या फिर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। तो सुनना बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, जब 2 चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तब उन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स, और जब 2 चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आप भर देते हो, जो भी मीडियम भरते हो, वाटर भरते हो, तब लगने वाला फोर्स, इन दोनों का रेशियो, या फिर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो है, इसी को बोलते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। बेस कीमती फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन आपको आए ना आए, बट ये फॉर्मूला अगर आप भूल गए ना, आप नीट में एक क्वेश्चन या अगर आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन आप मिस कर दोगे, ठीक है।
बाकी आगे क्या है देखते हैं, खाली पेज है, इसके आगे क्या है, थैंक यू है। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे और नोट्स में आप लोगों को इसके प्रोवाइड कर दूंगा हमारे ग्रुप में। थैंक यू।